ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। और कोई डाउट आप लोग नहीं लिखवा रहे हो तो मैं मान रहा हूं कि बस इतने ही आपके डाउट्स हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज E4 में चलते हैं और एक्सरसाइज E4 में आपके 4 डाउट्स बाकी हैं, तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 37 किया जाएगा। सबसे पहले किसका डाउट है, नाम बताइए अपना। प्रॉब्लम 37 किसका डाउट है? जशन सर। ओके, प्रॉब्लम 37, एक बॉल को h हाइट पे खड़े होकर, h हाइट पर खड़े होकर ऊपर की तरफ हमने इनिशियल वेलोसिटी v से उछाल दिया, तो ये बॉल ऊपर जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी। प्रॉब्लम 37 सॉल्व कर रहा हूं मैं। ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। आपको बताना है जमीन पे लैंड होने का इसका टाइम क्या है। अरे कैसी सवाल पूछ रहे हो जशन यार, मैंने क्लास में 10 बार बताया था कि ये वाला टाइम चाहिए, तो हमको ये सोचना है कि इस पॉइंट पे हम क्या जानते हैं। तो बताओ इस पॉइंट पे क्या जानते हो? जब बॉल जमीन पे पहुंचेगी डिस्प्लेसमेंट होगा -h, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी प्लस v t माइनस हाफ GT²। ये सेकंड इक्वेशन हमने अप्लाई कर दिया। यस ओके सर, मुझे लगता है मेरा हो गया था शायद ये वाला। बेटा, मुझे लगता है सर शायद मेरा हो गया, गलती से पूछ लिया मैंने। अच्छा बस सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, टाइम आ जाएगा। किसी और को पूछना यस है सर। 37? और कोई बच्चा जो 37 क्वेश्चन पूछना चाहे जल्दी से अपना नाम बताइए। ओके 39 किसको डाउट है? 39 का मैंने बताया था ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉल्व भी कर दिया था मैंने, फिर क्यों पूछ रहे हो? ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटे। 42 किसका डाउट है, नाम बताइए। 42, तो 42 में कहा गया है स्टोन फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑफ टावर इन 8 सेकेंड। तो एक बिल्डिंग के ऊपर से हमने पत्थर छोड़ा तो उसे नीचे तक आने में 8 सेकेंड लग जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी लिखी हुई है लैंग्वेज, बिल्डिंग से नीचे आने में 8 सेकेंड लगते हैं। फर्स्ट क्वार्टर डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा? तो मैं सेकंड फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ GT²। तो बेटा पहली 1/4 दूरी में टोटल टाइम का आधा टाइम लगेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया मुकुल। देखो आधे टाइम में कितनी दूरी कवर होगी? 1/4, दिख तो रहा है, ये इक्वेशन है ना, हाफ GT²। तो अगर आधा टाइम लोगे तो 1/4 हाइट वो गिरेगा। तो बताना है पहली 1/4 हाइट का टाइम, तो जो भी टोटल टाइम है उसका हाफ। टोटल टाइम 8 सेकेंड, 8 सेकेंड का हाफ 4 सेकेंड। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम प्रॉब्लम 41 पे चल रहे हैं। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, इसका शायद आंसर भी गलत है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एक पत्थर है, उसे हमने ऊपर उछाल दिया। जब ये पत्थर इनिशियल वेलोसिटी u से उछाला है, जब ये पत्थर थोड़ा ऊपर पहुंच गया, यहां कहीं पर पहुंच गया, तब हमने एक और पत्थर उछाला है जमीन से। तो जो ये पहला वाला पत्थर है, ये दूसरा वाला पत्थर है, दूसरे पत्थर को हमने कैपिटल T सेकेंड्स लेट फेंका है, कैपिटल T सेकेंड के बाद फेंका है। पहला वाला तुरंत फेंका और पहले वाले को उछालने से कैपिटल T सेकेंड बाद दूसरा फेंका। तो जब हमने दूसरे पत्थर को उछाला तो पहला पत्थर कुछ ऊपर पहुंच गया होगा, फिर वो और ऊपर जाएगा और नीचे से दूसरा पत्थर आ रहा है। पहला वाला पत्थर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके लौटेगा और लौटने के दौरान उसे नीचे से आता हुआ पत्थर किसी हाइट पर एक बार मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो दोनों पत्थर हैं, इन दोनों पत्थरों की मुलाकात कौन सी हाइट पे होगी और कौन से टाइम पे होगी, ये सवाल है। तो सवाल ये पूछा गया है कि दोनों पत्थरों की मुलाकात का टाइम क्या है
और दोनों पत्थरों की जो मुलाकात है वो कौन से हाइट पे होगी। बच्चों, फिजिक्स में सबसे पहली जरूरत होती है आपको क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो फिर आंसर ही नहीं आ सकता आपका, अगर आप क्वेश्चन को गलत समझे हो। तो पहला पत्थर उछाला हमने आसमान की तरफ, फिर कैपिटल टी सेकेंड्स के इंटरवल पे हमने दूसरा पत्थर ऊपर उछाल दिया। तो पहला पत्थर गया होगा, फिर लौटा होगा, और लौटने के दौरान उसे नीचे से आता हुआ दूसरा पत्थर मिला होगा। तो हमें बताना है कि जो दोनों पत्थर हैं वो कौन से टाइम पर मिलेंगे और कौन सी हाइट पर मिलेंगे, ये हमारा सवाल है। आइए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, जो भी मूव कर रहा है आपको उसकी इक्वेशन लिख देनी होती है। मैं आपको 80% सवालों को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे काइनेमेटिक्स के जिसमें कुछ मूव होता है, जो मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन लिख दो। तो यहां पे दोनों पत्थर मूव कर रहे हैं, तो हम दोनों पत्थरों की एक एक इक्वेशन लिखेंगे। मान लेते हैं दोनों पत्थर h हाइट पर एक दूसरे से मिले। पहले पत्थर ने टाइम लिया है t, ये पहले पत्थर का है, तो दूसरे पत्थर का टाइम होगा t माइनस कैपिटल टी, क्योंकि दूसरा पत्थर जो था कैपिटल टी सेकेंड लेट चला था, तो दूसरे पत्थर को कैपिटल टी टाइम कम मिलेगा पहले पत्थर के मुकाबले। लेकिन जब मुलाकात होगी तो उस समय मुलाकात के वक्त दोनों की हाइट डेफिनेटली सेम होगी। मैं पहले पत्थर की इक्वेशन लिखता हूं। पॉजिटिव h उसकी हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन पहले पत्थर के लिए लिखी है। अब दूसरे पत्थर के लिए लिखते हैं। दूसरे पत्थर की हाइट भी पॉजिटिव h, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे पत्थर की भी पॉजिटिव u, t माइनस कैपिटल टी उसका टाइम, माइनस हाफ जी टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर, ये दोनों पत्थरों की इक्वेशन है। आई होप कि सारे बच्चों को ये इक्वेशन बिल्कुल क्लियर होगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा, हाइट और टाइम की वैल्यू निकालूंगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसके बाद जो मैं करूंगा वो मैथ्स है, फिजिक्स यहाँ पे खत्म है। तो किसी बच्चे को इन दोनों इक्वेशंस में कोई चीज कम समझ में आई हो तो मैं चाहता हूं आप बिना डरे, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिना डरे मुझसे पूछिए, आपको अगर कुछ भी पूछना है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच लो। जो सेकंड वाली बॉल है वो कैपिटल टी सेकंड लेट फेंकी है, तो अगर पहली वाली बॉल को टी टाइम लगा है तो क्योंकि दूसरी वाली बॉल कैपिटल टी सेकंड के बाद हमने उछाली थी, इसलिए दूसरी बॉल को जो टाइम लगेगा वो पहली बॉल से कैपिटल टी सेकंड कम लगेगा। ठीक है, ओके। अब मैं ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में h है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आपस में कैंसिल होके जीरो हो गई। ut, तो u को ले लेते हैं कॉमन, u को ले लेते हैं कॉमन। तो u कॉमन लोगे तो एक तो टर्म है ये t, और दूसरा टर्म है t माइनस टी, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने u कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर t बचा और t माइनस टी बचा, और ये t माइनस टी नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, और देखो सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में हाफ जी को कॉमन ले रहे हैं, हाफ जी कॉमन आ रहा है, और मैं माइनस को भी कॉमन ही ले ले रहा हूं।
तो जब माइनस हाफ जी कॉमन लिया तो पहला जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बचेगा वो टी स्क्वायर होगा, और ये पॉजिटिव हो चुका है, ध्यान रखिए, क्योंकि हमने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट होने पर माइनस को प्लस कर दिया है सेकंड इक्वेशन में। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए इसको नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव था पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जो ये वाला ब्रैकेट था ये हमारा सेकंड टर्म आता है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ चुका है। देखो बहुत ही सिंपल है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस कैपिटल टी माइनस हाफ जी, और यहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। सभी बच्चों को आई होप पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, माइनस करोगे तो ये स्मॉल टी माइनस हो जाएगा, कैपिटल टी प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने आइडेंटिटी लगा दी, टी कैंसिल हो गया यहां पर, तो जीरो इक्वल टू यू कैपिटल टी आ गया, यू इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी, जी के साथ टू टी माइनस कैपिटल टी पहला ब्रैकेट, और यहां पे ये टी कैंसिल हुआ, टी। अब ये जो टी है ये कॉमन हो गया क्योंकि दोनों टर्म्स में है ये, और कॉमन होके जाके जीरो से डिवाइड होके जीरो बन गया। तो अब ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे पकड़ लाते हैं, हाफ जी इंटू टू टी माइनस टी, और राइट हैंड साइड पे अकेला बचेगा यू। अब ये जो डिनोमिनेटर में टू है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू के पास भेजते हैं, तो टू टी माइनस टी इक्वल टू टू यू बाई जी आ गया, और ये माइनस वाला टी राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो टी की वैल्यू आ गई टू यू बाई जी प्लस कैपिटल टी, ये टू टी की वैल्यू है, और ये जो टू है इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे। तो फाइनली जो टी की वैल्यू हमको मिलती है, फाइनली जो हमें टी की वैल्यू मिलती है बच्चों, बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, ये वाला जो टू है इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली वी गेट u बाई जी प्लस टी बाई टू। ये टाइम है जब दोनों पत्थर एक दूसरे से मिलेंगे, और मैं याद दिलाता हूं कि ये जो टाइम है ये आफ्टर जब पहला पत्थर फेंका गया था, आफ्टर फर्स्ट स्टोन वॉज थ्रोन, तो पहले पत्थर को फेंकने के बाद का ये टाइम है, आफ्टर फर्स्ट स्टोन वॉज थ्रोन। अगर हमसे पूछा जाए दूसरे पत्थर को फेंकने के बाद कितना टाइम लगेगा, तो हम ये आंसर करेंगे। तो मतलब ये जो आंसर है स्मॉल टी, उसमें कैपिटल टी सब्ट्रैक्ट करके रिपोर्ट करेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा कि अगर कैपिटल टी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस टी बाई टू की जगह माइनस टी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि टी बाई टू में से जब हम टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट माइनस टी बाई टू। तो लेकिन जो क्वेश्चन में टाइम हमको पूछा है वो पहले पत्थर को फेंकने के बाद का समय पूछा है, पहले पत्थर को फेंकने से कितनी देर बाद दोनों पत्थर मिलेंगे, तो पहले पत्थर को फेंकने के बाद इतना टाइम ही लगेगा। तो ये आंसर है, और ये आंसर का होने का मतलब है या तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा या हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइदर बी विल बी करेक्ट और सी विल बी करेक्ट, क्योंकि बी और सी में ये टाइम रिपोर्ट है। अब दूसरी चीज पूछी है व्हाट इज द हाइट। तो हाइट के लिए हमने जो इक्वेशन बनाई थी शुरुआत में, दो इक्वेशन बनाई थी, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप टाइम की वैल्यू लाके रखोगे, सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो टाइम की ये जो वैल्यू निकाली है आपने, टाइम की ये वैल्यू को हमने जो पहले पत्थर की इक्वेशन बनाई है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें टाइम की ये ऊपर वाली वैल्यू लाके रख दोगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं हाइट की वैल्यू निकाल के आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। तो जो सही आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग वो सी ऑप्शन आएगा। आंसर की शायद आंसर गलत है। आ गया समझ में बच्चों? किसी को कोई डाउट पूछना है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो।
बच्चों सर एक मिनट, किसी को लेफ्ट कुछ साइड पूछना वाला है? पेज दिखाना। नकल मारना अच्छी बात नहीं होती है, समझना चाहिए, नकल नहीं मारनी चाहिए। ओके नहीं सर, कुछ देखना ही था बस। अच्छा, क्लियर हो गया? यस सर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। इसमें दो पत्थर हैं, दोनों की हमने इक्वेशन लिखी है। जैसा कि मैंने अभी एक बात बताई, काइनामेटिक्स में जो मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन लिख दो तो काम हो जाता है। तो यहाँ पे दो पत्थर हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, हमने दोनों की इक्वेशन लिखी, काम खत्म हो गया। तो जो मूव करेगा उसकी इक्वेशन लिखने से बात बन जाती है। 80% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो भी मूव करे आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो एक्सरसाइज E4 के डाउट्स आर डन। अब मैं एक्सरसाइज E7 पे चलूंगा। तो एक्सरसाइज E7 में क्वेश्चन नंबर 3 किसने पूछा है, अपना नाम बताइए। किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पूछा। वैसे नॉर्मली बच्चे पूछते हैं, पर आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा। बच्चों रिस्पॉन्ड करो, किसी को पूछना है सेकंड क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, हम No, क्वेश्चन sir. 3 पे जा रहे हैं। किसको पूछना है क्वेश्चन 3? अपना नाम बताइए। क्वेश्चन 3 किसको पूछना है बेटे, अपना नाम बताइए। किसी को नहीं पूछना है। क्वेश्चन 4 किसको पूछना है? हाँ, क्वेश्चन 4 का आंसर डी ऑप्शन आएगा। सर और बी भी किसी है को सर। डाउट है? सर बी हाँ भी बेटा, है। सर डी और डी दोनों ऑप्शन सेम है। बी भी है। हाँ बी और डी एक्चुअली दोनों ऑप्शन सेम है, तो बी या डी में जी से कोई भी सर। मार्क। आंसर एक्चुअली √2h/g है, दिस इज द आंसर। अब चाहे आप बी Yes, ऑप्शन sir. मार्क करो चाहे डी ऑप्शन मार्क करो। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बहुत बड़ा जंप लिया यार तुम लोगों ने, 4th के बाद सीधा 28 पे पहुंच गए। 24 भी है, 24 पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम 24 किसका डाउट है, नाम बताओ। 24 में किसको डाउट है बच्चों, नाम बताओ। सर परवदीप। परवदीप, देखो बेटे 24 क्वेश्चन, एरोप्लेन से हमने फूड पैकेट गिराया, तो हमारा एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है, राफेल ये जा रहा है उड़ता हुआ, और हमने यहां से पैकेट गिराया। तो जो अर्थ वाला ऑब्जर्वर है, अर्थ पे खड़ा हुआ आदमी है, उसको फूड पैकेट की वेलोसिटी ड्रॉप होते टाइम वही दिखाई देगी जो एरोप्लेन की है, और फूड पैकेट आके यूं जमीन पे प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ लैंड हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो फूड पैकेट है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। तो बेटे दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका है नीचे गिरने का टाइम, अभी अभी देखा था √2h/g होगा, ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और अब हम लोग ले लेते हैं एक्स मोशन, एक्स मोशन ले लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी v टाइम √2h/g, ये हमारी रेंज है। अब यहाँ पे v की वैल्यू और हाइट की वैल्यू क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, रखोगे सॉल्व हो जाएगा। समझ गए परवदीप? यस सर। बेटे डाउट होने लायक तो नहीं है। v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में रखना। क्वेश्चन में 180 किलोमीटर पर आवर बोली है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ जी सर ओके। मेरी पता नहीं ये सर 1800 आ रही थी, पता नहीं किसी में, इसी कारण से आ रही होगी शायद। कुछ मिस्टेक कर रहे होगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन यस में सर। कोई गलती हो सकती है। प्रॉब्लम 28 पे जा रहे हैं, किसको डाउट है अपना नाम बताइए। सर आयुष गोयल।
अच्छा जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम डबल करें तो मैक्सिमम हाइट का क्या होगा? तो बेटे मैं नहीं बताऊंगा ये सवाल बताएगा फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, मैक्सिमम हाइट ये होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप g में तो कुछ कर सकते, राइट? क्योंकि g को बदलने के लिए आपको धरती को चेंज करना पड़ेगा, ये तो हमारे बस की बात है नहीं। देखो, तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने डबल किया है तो बेसिकली हमने v साइन थीटा की वैल्यू को डबल किया होगा। यस सर। और अगर v साइन थीटा डबल करोगे तो यहाँ पे v साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट डबल करेंगे तो मैक्सिमम हाइट 4 गुनी हो जाएगी, है कि नहीं? यस सर। देखा कितना इजी था। ओ इसमें फंस गए, इजी वाले में। प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे सवालों पे फंस जाते हैं। चलो, तो अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 34 पे जा रहे हैं। नाम बताना पड़ेगा, किसको डाउट है? थर्टी फोर। हाँ, तो इसमें पूछा गया है बेटे, प्रोजेक्टाइल की रेंज 100 मीटर है। तो हमने ये प्रोजेक्टाइल फेंका। मुकुल रेडी हो जाओ, प्रोजेक्टाइल आ रहा है। ये आ गया प्रोजेक्टाइल, उसकी रेंज 100 मीटर है। तो आपको बताना है कितनी डिस्टेंस चलने के बाद प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसका सीधा सा मतलब है स्पीड मैक्सिमम, राइट? और स्पीड दो जगह मैक्सिमम है, या तो शुरुआत में या एकदम एंड में। तो पूछा है कितनी डिस्टेंस के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? 100 मीटर। मुकुल, फिजिक्स में डाउट था कि अंग्रेजी में? मैक्सिमम हाइट पे सबसे कम स्पीड होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी। ये तो क्लास में भी समझाया था, और वैसे ये कोई समझाने की बात है नहीं। चलो, प्रॉब्लम 35 किसको डाउट है? अपना नाम बताना पड़ेगा। सर आप है। प्रॉब्लम 35, एक प्रोजेक्टाइल को अगर हम दूसरे प्रोजेक्टाइल पे बैठ के देखें तो रास्ता कैसा दिखता है? आंसर है स्ट्रेट लाइन। अब रीजन समझो क्यों दिखता है। प्रोजेक्टाइल जब तक हवा में है तब तक प्रोजेक्टाइल के पास एक ही एक्सेलरेशन है g। अब एक दूसरा प्रोजेक्टाइल आपने फेंक दिया मान लो, तो दूसरे प्रोजेक्टाइल के पास भी वही एक्सेलरेशन होगा g। अब अगर आप दो में से एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ जाओ, तो क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन सेम है, तो अगर आप एक प्रोजेक्टाइल पे बैठोगे तो आपको दूसरे प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि आपके पास भी वही एक्सेलरेशन है जो दूसरे के पास है। तो तुम्हें दूसरे का जो एक्सेलरेशन है वो महसूस ही नहीं होगा। तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग टू यू, when you are sitting over a projectile, आप एक प्रोजेक्टाइल पे बैठे हुए हो, then according to you there is no acceleration of the other projectile। तो दूसरे प्रोजेक्टाइल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब मेरा ख्याल है आपको समझ में आता होगा कि एक्सेलरेशन नहीं है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। आई होप कि ये तो समझते होगे। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन उसकी फिक्स है, और फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है यानी आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। समझ गए अभय? यस सर। सर अगर प्रोजेक्टाइल के अलग होता कोई प्रोजेक्टाइल मोशन से तो कैसे करते वो वाला? पहले तो आप अपना क्वेश्चन क्लियर करो, प्रोजेक्टाइल से अलग होता है इसका क्या मतलब? सर मतलब अगर क्वेश्चन में हमें कहा होता कि सर्कल है तो उसके हिसाब से कैसे करते हम?
बेटे रिलेटिव मोशन के चैप्टर में ये चीज आपको ज्यादा डिटेल में सिखाई। ओके सर, ठीक है। सर हाँ अगर बेटे। हमारे प्रोजेक्टाइल थ्रो करने का जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो अगर दोनों का डिफरेंट होता और प्रोजेक्शन एंगल भी डिफरेंट होता, फिर स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देता बेटे, क्योंकि आप दोनों के पास एक्सेलरेशन तो किसी भी हालत में सेम ही होता ना। लेकिन तो सर जो जरूरी नहीं फाइनल और इनिशियल पोजीशन अगर दोनों की सेम ना हो, फिर भी वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे। नहीं बेटे, जब तक दोनों पत्थर हवा में रहेंगे तब तक आप अगर एक पत्थर पे बैठ के देखोगे तो दूसरा पत्थर आपको उसका कोई एक्सेलरेशन आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास वही एक्सेलरेशन है जो दूसरे के पास है। तो आप दूसरे का एक्सेलरेशन कैसे महसूस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ओके सर। तो डजंट मैटर कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है कि अलग है। डायग्राम में मैंने दोनों का एंगल तो ऑलरेडी अलग ही दिखा रखा है, ठीक है। तो अब हम Yes, लोग sir. प्रॉब्लम 35 से आगे बढ़ के प्रॉब्लम 40 पे जा रहे हैं। किसको डाउट है प्रॉब्लम 40? बच्चों नाम बताइए। प्रॉब्लम 40 थोड़ा रुक के करेंगे। अभी हम प्रॉब्लम 41 करेंगे। किसको डाउट है? नहीं मंजोत बेटे, मंजोत बेटे, आर यू लिसनिंग? If you are not listening, I am going to put you in waiting room. In case मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिए। मंजोत बेटे, आर यू लिसनिंग? मंजोत सिंह, यू नॉट लिसनिंग? फिर आप मीटिंग में क्या कर रहे हो? चलिए, तो अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 41 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 41 किसको डाउट है? नाम बताइए। सर आंसर में डाउट है सर डी आएगा शायद। प्रॉब्लम 41 का लास्ट ऑप्शन आएगा बेटे। सर आंसर गलत है, डी आंसर हाँ जी है। सर। यस। पूछना तो नहीं है किसी को? सभी ने कर लिया है? यस हाँ जी सर। सर, यस सर। यस सर, से कर लिया। तुम लोग गजब के तेज हो गए हो यार, कमाल कर दिया है तुम लोगों ने इस साल तो। मतलब ये सारे सवाल ना बच्चे हर साल मेरे से पूछ करवाते हैं, और इस बार जबकि आप लोग लाइव क्लास भी नहीं पढ़ रहे हो आप लोग बेसिकली ऑनलाइन, फिजिकल क्लास में नहीं हो, फिर भी आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो। मतलब दैट्स एक्चुअली अमेजिंग। मतलब सर टेस्ट में बहुत बार आ चुका पढ़ाने है। का तरीका अच्छा है। सर टेस्ट में बहुत बार आ चुका है। बेटे पढ़ाने का तरीका तो मेरा हर साल ही ऐसा ही रहता होगा, है ना? मतलब मैं हाँ तो जी सर। कोई पहली साल तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल बच्चे अटक जाते हैं, बट इस साल मैं देख रहा हूँ कि आप लोग उनको कर पा रहे हो। तो और ये मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग बात इसलिए है क्योंकि हर साल तो मैं फिजिकली पढ़ाता हूँ, तो एक एक बच्चे से मैं बात करता हूँ क्लास के अंदर। किसी बच्चे को परेशानी हो रही है तो उसकी परेशानी को दूर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं ऑनलाइन क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनको मैं जवाब देता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। बहुत सारे बच्चे फोन करके डिस्कस करते हैं, कई बार तो बहुत रात में एकदम सुबह सुबह भी फोन कर देते हैं, तो मैं सो रहा हूँ तुरंत ही वो जगा के मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अभी इस बार बड़ी ही अच्छी बात यह है कि इतना विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी आप लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। क्योंकि मैं सच बताऊं कि इस बार मुझे डर लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी फिजिक्स सिखा पाऊंगा या नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो ना सिर्फ अच्छा है बल्कि प्रीवियस ईयर के बच्चों से बेहतर है।
तो जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप लोगों से रेगुलर बेसिस पे मैं क्लास में मिल नहीं पा रहा हूँ। बट आप लोग जो डाउट पूछ रहे हो, उन डाउट्स की क्वालिटी अच्छी है बेटे, तो कीप इट अप, कीप स्टडिंग। डेफिनेटली देखो, हम लोग अब फिजिक्स में मुश्किल दौर को पार कर चुके हैं। मतलब फिजिक्स पढ़ने में जो सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वो शुरुआत में आती है, क्योंकि शुरुआत में आप लोग सब कुछ नया नया पढ़ते हो। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन तो काफी बच्चे को परेशान करते हैं, और वेक्टर्स में भी बहुत परेशानी होती है। प्रोजेक्टाइल भी आपके लिए नई चीज है, काइनेमेटिक्स भी करीब करीब नया है। तो बड़ी बड़ी नई चीजें होती है, शुरुआत में काफी परेशानी होती है, लेकिन आप लोग अब उस मुश्किल दौर से आगे बढ़ गए हो। बेसिकली अब इंटरेस्टिंग टाइम आ गया है। जैसे पुली वाले क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें करने में मजा आता है। हाँ जी सर। तो वो अब मुश्किल टाइम बीत चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों को परेशानी नहीं हुई है, तो आगे आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आप लोग अभी इतना अच्छा कर रहे हो तो मुझे विश्वास है कि आगे और भी अच्छा करो। बस जस्ट कीप स्टडिंग, पढ़ाई से मन मत हटाना, बाकी सब अच्छा ही होगा एंड रिजल्ट भी अच्छा आएगा डेफिनेटली। आजकल माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो आप लोग माता रानी से प्रार्थना करो कि आपकी मेहनत को वो सफल करें। चलिए अब हम लोग, सर जय माता की। हाँ सर, कब खुलेंगी सर हमारी क्लासेस? अब तो परमिशन भी मिल गई सर पंजाब गवर्नमेंट। हाँ बेटे, बहुत जल्दी खुलेंगे। एक्चुअली क्या है कि क्लासेस खुलने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन परमिशन बेसिकली आप लोगों के पेरेंट्स से चाहिए। सर ऑनलाइन ऑफलाइन सर दोनों चलेंगी ना सर? जिन्होंने ऑनलाइन आना है ऑनलाइन लगा लेंगे, बाकी सर ऑफलाइन सर। बेटे हाँ बेटे, वही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगी। तो क्वेश्चन ये है कि विकास सर एक साथ दो जगह कैसे पढ़ाएंगे? सर हमारे जो बैठ के पढ़ेंगे उसको रिकॉर्ड कर लेना सर, वही डाल दिया करेंगे सर। सुबह हम आ जाया करेंगे, शाम को सर वाले रिकॉर्ड कर लेना। वो ही हम लोग मतलब प्लान कर रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हो वैसा ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों के पेरेंट्स की हमें कंसेंट चाहिए। तो एक कंसेंट फॉर्म, हाँ हाँ सर, तो वो कब लेंगे? बिल्कुल बेटे, अगले कुछ ही दिनों में, अगले एक हफ्ते या 10 दिन टाइप्स के अंदर आप लोगों को एक कंसेंट फॉर्म मिलेगा। उस कंसेंट फॉर्म को आप अपने पेरेंट्स के साथ साइन अप करवा के आओगे तो, और उस कंसेंट फॉर्म के बाद ही बच्चों को क्लास में हम अलाउ करेंगे। लेकिन बच्चों देखो, ये हल्की बात नहीं है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, द सिचुएशन इज अनप्रेसिडेंटेड। मेरी लाइफ में और डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में भी इस टाइप का दिन कभी नहीं आया है जब कोई बीमारी फैली हो और हमें घर से बाहर ना जाने की सलाह दी जाए। और मैं जितने अपने से बड़े लोगों को जानता हूं, सभी का ये कहना है कि दिस सिचुएशन इज अनप्रेसिडेंटेड, नो वन हैज एवर सीन सच अ सिचुएशन इन देयर लाइव्स। सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम में कि आप लोगों को हम सुरक्षित रखें, वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। मेरा ख्याल है आपके लिए भी होनी चाहिए। जान दे के पढ़ाई तो नहीं करोगे ना, जान रहेगी तभी तो पढ़ाई कर पाओगे। तो हमें प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने होंगे आप लोगों के आने से पहले, कि आप लोगों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाते हुए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एक्टिविटी करते हुए आप लोगों को क्लास में हम बैठा सकें। तो फॉर दैट रीजन वी वुड रिक्वायर सम टाइम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स so that we can save you from any adverse situation. That is why we are taking some time. Also, we are observing कि जो So I was saying कि we are observing कि अभी जो स्कूल्स वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं कि वो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। एंड अभी एक बात और है कि जो गवर्नमेंट की एसओपी है दैट्स नॉट क्लियर,
वो आपस में खुद ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो लेट द एसओपी बी क्लियर, लेट अस मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर यू ऑल टू कम हियर, देन यू विल बी इन्फॉर्म्ड। अच्छा, एक बात मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ बेटे, कि जब भी क्लास शुरू होंगी आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा, चुपचाप नहीं शुरू होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिना बताए हमने क्लास शुरू कर दी। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि क्लास शुरू हो रही है, इन केस समबडी इज वरीड कि हमें पता नहीं चला तो क्या होगा, क्योंकि डेफिनेटली क्लास में आपको आना है, तो यू विल बी डेफिनेटली बी इन्फॉर्म। ठीक है, तो अब इस मुद्दे को ये भी न्यूज आई थी कि सिर्फ 3 घंटे ही खुलेंगे। यही बेटा, यही सारी बातें ना क्लियर नहीं। अगर 3 घंटे खुलेंगी तो 3 घंटे में आपको हम कैसे पढ़ाएंगे? जी अब कोई सर। हमें मतलब सिलेबस पूरा करके खाना पूर्ति तो करनी नहीं है, हमें आपका सिलेक्शन करवाना है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करके थोड़ा टाइम लगा के पढ़ाना पड़ता है ना। 3 घंटे तो मतलब ये हो गया कि मतलब जबरदस्ती बुला लिया और केवल माँ बाप की नाक में दम कर दिया है तुम लोगों ने, तो माँ बाप ने भी भेजा, अरे कुछ देर के लिए तो घर से निकलो, हमें थोड़ी शांति मिले। तो 3 घंटे तो वैसी बात है, 3 घंटे में पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। सर सारे स्टूडेंट्स सर एक क्लास में थोड़ी ना होंगे, हमारे बैच की स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा है, तो वो उसके लिए भी अलग अलग डिवाइड नहीं करनी पड़ेंगी। वही बेटे ना, 20 30 कुछ था। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए। दैट इज व्हाई आई सेड कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अरेंजमेंट्स में ये भी चीज आती है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इनसाइड अ क्लासरूम, एंड क्लासरूम में जो चेयर्स का अरेंजमेंट होगा अकॉर्डिंग टू दैट एसओपी होगा गवर्नमेंट वाली। चलो खैर इस मुद्दे को, हाँ सर नवंबर की स्टार्टिंग में तो हो जाएगी ना? हाँ बेटे, देखो नया तो होगा लेकिन सेफ्टी के लिए करना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि एक कोई बच्चा बीमार हो और वो बीमारी आप लोगों में दूसरे बच्चों को हो जाए, दूसरे बच्चों को होगी फिर उनके मम्मी पापा को भी हो जाएगी, क्योंकि अपने मम्मी पापा की भी केयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है इस टाइम पे ना। तो भले ही थोड़ा लेट हो जाए, बट प्रॉपर अरेंजमेंट्स होना और आप लोगों की सेफ्टी होना ये टॉप प्रायोरिटी है। खैर एनीवेज, वी आर रिटर्निंग टू द टॉपिक, हम बहुत ज्यादा डाइग्रेस हो गए हैं काम से। प्रॉब्लम 49 पे हम जा रहे हैं, तो कौन है जो प्रॉब्लम 49 पूछना चाहता है? प्रॉब्लम 49 को मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू प्रॉब्लम नंबर 46। प्रॉब्लम 46 किसको डाउट है? इसके लिए भी थोड़ा रुकते हैं, प्रॉब्लम 46 के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 52। तो 52 कौन पूछ रहा है? सर अब है। ठीक है, 52 प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूं। 52 देखो कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने लीनियर मोमेंटम p के साथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किया। तो आई एम गोइंग टू टेक प्रॉब्लम 52। प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, ये गया प्रोजेक्टाइल। शुरू में इसका जो मोमेंटम था वो p था। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका है। तो बेटा अगर वेलोसिटी के हम 2 कंपोनेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो। v cos थीटा i प्लस v sin थीटा j, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, v cos थीटा i प्लस v sin थीटा j। और वेलोसिटी में अगर मास मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा इनिशियल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हमको बताना है कि जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे रिटर्न होता है, मतलब इस पॉइंट पे आता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल से थीटा ऊपर करके थ्रो किया था, तो जब लैंड करेगा तो हॉरिजॉन्टल से थीटा नीचे लैंड होगा, तो v cos थीटा और नीचे की तरफ v sin थीटा। तो जो वेलोसिटी लिखेंगे हम फाइनल, वो वेलोसिटी होगी v cos थीटा i प्लस v sin थीटा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये नीचे की तरफ है डायरेक्शन, v sin थीटा j, और इसमें मास मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। हमें बताना है चेंज इन मोमेंटम। साफ साफ क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल जो मोमेंटम का वेक्टर है उसमें से इनिशियल मोमेंटम के वेक्टर को लेस कर दो। तो इसको माइनस करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसल, और ये दोनों माइनस माइनस आपस में इकट्ठा हो गए,
2mv sin थीटा j, और mv ध्यान दीजिए ये है इनिशियल वाले मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो इसको हम p लिख देते हैं, 2p sin थीटा j। तो हमें केवल मैग्नीट्यूड आंसर करना है, तो मैग्नीट्यूड आंसर करना है तो ये हम केवल 2p sin थीटा को आंसर कर दें, तो सही ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। प्रॉब्लम 52 क्लियर हो गया बेटे? अब है यस सर। ठीक है, तो मोमेंटम का हमें चेंज निकालना था इस प्रॉब्लम में। अब हम प्रॉब्लम 54 को करेंगे। तो प्रॉब्लम 54 किसको डाउट है बेटे, नाम बताइए। प्रॉब्लम 54, प्रोजेक्टाइल सबसे हाइट पर कब जाएगा? तो बेटा देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट डबल करेंगे तो हाइट 4 गुना होगी। तो ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतनी ज्यादा हाइट होगी। तो प्रोजेक्टाइल सबसे हाइट पर कब पहुंचेगा? जब सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट उसको मिले। तो प्रॉब्लम 54 का सही आंसर है कि height attained by projectile is largest when time of flight should be largest। तो बी ऑप्शन सही। मुकुल समझ गया बेटे? ठीक है, अब हम प्रॉब्लम 56 पे चल रहे हैं। प्रॉब्लम 56 किसको पूछना है, नाम बताओ। इसमें बताना है हमने एक बॉडी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से थ्रो किया 30 डिग्री एंगल पर, तो ग्राउंड पर वो कितने टाइम के बाद हिट होगा? तो हमने ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है ओके मैम, यस 30 डिग्री एंगल 27 ओके मैम, ओके 30 डिग्री एंगल पे थ्रो किया है। तो आपको बताना है 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी जब हमने इसको थ्रो किया, तो ग्राउंड को वो कितने समय बाद आके टकराएगा, मतलब बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो सबको याद ही है, 2v sin थीटा बाई g होता है। यहाँ पे v की वैल्यू 9.8 रख लो, sin थीटा यानी sin 30 डिग्री 1/2 होता है, और g की वैल्यू 9.8 ही ले लेते हैं, तो आंसर आ गया 1 सेकेंड। तो वो जमीन को कब हिट करेगा? आफ्टर 1 सेकेंड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर की में आंसर तो गलत नहीं दिया इस, रॉन्ग आंसर बेटे, डी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 56 कर चुके हैं, अब हम 57, 58 पर जा रहे हैं। तो 57 किसको डाउट है? अच्छा, 57, एक बॉल को फेंका तो वो दूसरे प्लेयर के पास 2 सेकंड में पहुंची, तो मैक्सिमम हाइट बताओ। तो बेटा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका ये फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें दिया हुआ है 2 सेकंड। एक प्लेयर से उछल के दूसरे प्लेयर तक जाने में उसको 2 सेकंड लगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका 2 सेकंड दिया हुआ है। मैक्सिमम हाइट बताना है, तो यहां से हम v sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v sin थीटा इक्वल टू g आ गया। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, v sin थीटा की वैल्यू g रखते हैं, तो g स्क्वायर बाई 2g, आंसर आ गया g बाई 2। g की वैल्यू को अगर हम 10 डालते हैं तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 5 मीटर आती है, यानी करेक्ट ऑप्शन 57th क्वेश्चन का बी होना चाहिए। आंसर की में क्या दिया है? डी दिया हुआ सर। रॉन्ग आंसर है बेटे, बी ऑप्शन सही होगा। अब हम प्रॉब्लम 58 पे चलते हैं। प्रॉब्लम 58 कि प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से फेंक रहे हैं लेकिन उनकी रेंज इक्वल है। तो बेटा रेंज इक्वल के लिए मैंने बताया था 2 एंगल पर रेंज इक्वल होती है, एक होता है एंगल थीटा, दूसरा होता है एंगल 90 माइनस थीटा। थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल की रेंज बराबर होती है। ये क्लास में रिजल्ट मैंने समझाया था, प्रूफ करके दिखाया था एक्चुअली। तो एक एंगल लिखा है पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल होगा ऑब्वियसली 30 डिग्री।
पहले एंगल पर हाइट उसकी h1 है, तो हमें बताना है दूसरे पे हाइट क्या होगी। तो पहले मैं 60 डिग्री वाली मैक्सिमम हाइट लिखता हूं, v स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होगी 3/4। साइन 60 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएगा। तो दिस इज 3v स्क्वायर बाई 8g। डिनोमिनेटर में 4 था, 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 बन गए। ये 60 डिग्री पर हाइट है। हमें बताना है 30 डिग्री पर हाइट, तो 30 डिग्री पर v स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2g। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगी v स्क्वायर बाई 8g। तो साफ साफ दिख रहा है जो पहली वाली हाइट था उसका ये 1/3 आंसर है। तो दूसरी वाली जो हाइट है वो पहली वाली हाइट का 1/3 है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर की में सही दिया है? नो सर, डी दिया हुआ है। गलत दिया हुआ है, डी ऑप्शन सही है बेटा। तो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 58। अब हम लोग प्रॉब्लम 60 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम 60 किसको डाउट है, नाम बताइए। सर जुबैर। ओके, जुबैर को डाउट है। प्रॉब्लम 60 पे चल रहे हैं। तो एक गन हमने फायर की, हमने एक गन को फायर किया और गन से जो बुलेट निकलती है उसकी हमें मजल वेलोसिटी बतानी। मजल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से बुलेट बाहर रहती है। और हमें बोला है कि मैक्सिमम रेंज है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर मतलब 16,000 मीटर। तो बेटा मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल पे होती है, आपको पता होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है। जब मैक्सिमम लोगे तो साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। साइन की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। मैक्सिमम रेंज की वैल्यू पुट कर देते हैं 16,000। v हमें फाइंड करना है, साइन 2 थीटा 1 हो चुका है। g की वैल्यू डाल देते हैं 10 डाल दें, तो v स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 12340, और स्क्वायर हटा के जब अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे बी ऑप्शन सही आ गया। ये तो बड़ा सिंपल सवाल था। आंसर की में ठीक आंसर दिया है क्या? आंसर की मैच कर लो बेटे। आंसर की में गलती तो यस नहीं सर, करी बी है? ऑप्शन ही दिया। तो फिर ये इसमें क्या पूछ लिया बेटे, इसको तो पूछने लायक नहीं था ये। एनीवेज इजी क्वेश्चन था। अब हम प्रॉब्लम 62 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 62 किसको डाउट है, नाम बताइए। चलिए करके देखते हैं प्रॉब्लम 62। तो प्रॉब्लम 62 में एक प्रोजेक्टाइल को हमने 60 डिग्री एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया। यूं गया प्रोजेक्टाइल, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने इसको थ्रो किया है। 147 मीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार है। अब हमको ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल ये कब बनाएगा। तो देखो बेटा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 147 साइन 60 होगी, कॉस 60 होगी। मैं डायग्राम थोड़ा और अच्छा बना देता हूं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए मेरी बात। तो हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है 60 एंगल पर, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो होगी v cos 60 डिग्री, और वर्टिकल वेलोसिटी शुरुआत में होगी v sin थीटा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब ये ऊपर पहुंचेगा तो बताया है, मैंने बहुत बार बताया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहती है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो v sin थीटा शुरुआत में थी माइनस gt हो जाएगी। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन इज डन। सर एक बार रिपीट कर दो बेटे y डायरेक्शन में क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। यस सर। तो y Yes, sir. डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, v sin थीटा, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में माइनस g टाइम t। तो आफ्टर टाइम t y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी v sin थीटा माइनस gt, वही मैंने डायग्राम में लिखी। और x डायरेक्शन sir. वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो जो टोटल वेलोसिटी होगी वो इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होगा। क्वेश्चन ने कहा है टोटल वेलोसिटी का 45 डिग्री एंगल कब बनेगा हॉरिजॉन्टल से।
बेटे सबसे पहले ये ध्यान दो, 45 एंगल बनने का मतलब है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू बराबर होना। ठीक है, 45 का मतलब तो यही है ना कि जितना x कंपोनेंट उतना y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो मैं बराबर कर देता हूं, x कंपोनेंट इज v cos 60, y कंपोनेंट इज v sin 60 माइनस gt। ये जिस समय बराबर हो जाएंगे उसी समय का टाइम हमको चाहिए। एट व्हाट टाइम ये होने वाला है ये बता, बस सॉल्व कर लेते हैं। v की वैल्यू 147 है, cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है। v की वैल्यू क्वेश्चन में 147 दी है, sin 60 की वैल्यू 1/2 होती है। g सर की वैल्यू 60 की वैल्यू 1/2 नहीं होती? ओ सॉरी, cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। थैंक यू बेटे। और g की जो वैल्यू है वो हम 9.8 ले लें। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये नेगेटिव वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 9.8t, ये 147/2 राइट हैंड साइड पे गया और कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1 बचा ब्रैकेट में। तो द टाइम वी गेट इज 147 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 0.732 आ जाती है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर डालते हैं सर 5.49। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है एग्जैक्टली 5.49 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। आंसर की में गलत दिया है क्या? एस सर बी दिया है। तो बेटे रॉन्ग दिया है, सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 62। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 64। तो प्रॉब्लम 64 किसको डाउट है? सर लोग प्रॉब्लम 64 में कहा है कि एक मंकी पेड़ पे लटक रहा है। तो ये है अपना मंकी, पेड़ पे लटक रहा है और हमने नीचे से एक गोली चलाई, गोली का निशाना सीधे मंकी की तरफ था। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर मंकी पेड़ पे लटका ही रहे तो जो गोली चली है वो मंकी को लगेगी नहीं, क्योंकि गोली सीधी थोड़ी जाएगी, गोली तो प्रोजेक्टाइल बनाएगी। तो आपने जो बंदूक से गोली फायर की है वो प्रोजेक्टाइल बनाएगी। तो अगर मंकी पेड़ पे बिंदास लटका रहे, बिल्कुल गोली को देख के डरे नहीं, तो गोली उसको फिर लगेगी नहीं, गोली उसके नीचे से निकल जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि अगर मंकी स्लिप हो गया, जैसे ही गोली यहां से निकली वैसे ही ये मंकी स्लिप हो गया, तो मंकी का हाथ पेड़ से छूट गया, तो मंकी भी नीचे आने लगेगा। अब मैं वही बात कहूंगा कि मंकी हवा में है, तो मंकी का एक्सेलरेशन क्या है? g, और गोली का एक्सेलरेशन क्या है? g। तो मंकी और गोली दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो इसका मतलब जो मंकी है उसको गोली के पास एक्सेलरेशन दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि मंकी के पास भी उतना ही एक्सेलरेशन है। तो मंकी विल नॉट एक्चुअली फील द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, क्योंकि बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन। तो बिकॉज मंकी डज नॉट सी एनी एक्सेलरेशन इन द बुलेट, so monkey will see that the bullet is coming on a straight line. मंकी को गोली बिल्कुल सीधी आती नजर आएगी and it will then hit the monkey. ये जाके गोली मंकी को लग जाए। तो अगर मंकी पेड़ पे लटका रहता तो गोली उसके नीचे से निकल जाती, लेकिन अगर मंकी स्लिप हो गया तो एक्चुअली गोली भी प्रोजेक्टाइल बनाएगी और मंकी भी इसी जगह पहुंच जाएगा नीचे गिरता हुआ। तो मंकी विल बी एट रॉन्ग पोजीशन एट राइट टाइम, बिल्कुल गोली के रास्ते में आ जाएगा मंकी, क्योंकि मंकी का हाथ अगर छूटा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मंकी का हाथ ठीक उसी समय छूटा है जिस समय गोली निकली, बिल्कुल एक साथ मंकी का हाथ छूटा है। तो इधर से मंकी गिरने लगा, इधर से गोली प्रोजेक्टाइल बनाने लगी और गोली के रास्ते में मंकी पहुंच जाएगा। तो अगर वो लटका रहता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन जो डर गया उसको गोली लग जाएगी। तो अगर वो डर गया, उसका हाथ छूटा। ये कैसे डी ऑप्शन का मतलब क्या है सर? डी ऑप्शन सर हाँ बेटे, सर मैं ये पूछ रहा था कि
जो आपने बताया था कि प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल्स में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल कर रहे हो तो एक दूसरे को वो स्ट्रेट लाइन ही लगता है, तो वो तभी होगा अगर उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी? नहीं बेटे, एक्सिलरेशन सेम होना चाहिए तब लगेगा स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सिलरेशन सेम है तो एक प्रोजेक्टाइल को दूसरा प्रोजेक्टाइल बिना एक्सिलरेशन का फील होगा, और बिना एक्सिलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन कुछ भी डिफरेंट हो Sir? सकता है। हाँ, एक्सिलरेशन सेम होने से स्ट्रेट लाइन दिखेगा, वेलोसिटी चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट। ओके सर। Sir? सर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो मंकी तक पहुंचती हो, अगर मंकी लटका रहा है फिर भी वो पुलिस को लग जाए। बेटे यहाँ पे मंकी का आपको कोई साइज बताया गया है? नहीं सर, पॉसिबिलिटी तो है ना फिर एक। बेटे मंकी का कोई साइज बताया गया है? नो सर। नहीं बताया गया है। हम मानेंगे कि मंकी का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा मंकी है, दिस इज मंकी। आपने गोली का निशाना लगाया है मंकी की तरफ, यस सर। तो बेटे ध्यान दो, गोली मंकी को तभी लग सकती है जब गोली बिल्कुल स्ट्रेट जाए। ओके एक सर, बात आगे पक्की है, समझ। गोली स्ट्रेट तो नहीं जाएगी। ओके सर, आगे समझ आ गया। हाँ, तो Sir? चाहे भले ही एक मिनट, चाहे भले ही गोली की जो मैक्सिमम हाइट है वो मंकी से ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर निशाना मंकी की तरफ लगा है तो ये गोली मंकी को लगेगी नहीं। ओके सर। हाँ। और सर डी ऑप्शन का मीनिंग क्या है? हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, अगर मंकी स्लिप हो जाए तो गोली उसको लग जाएगी, लेकिन आप ऐसा भी मत करो कि गोली आपने चलाई ओ, मतलब गोली में एक सफिशिएंट स्पीड होनी चाहिए तब जाके वो मंकी को लगेगा। अगर गोली की स्पीड कम है तो गोली तो यूं ही गिर जाएगी आके, तब थोड़ी लगेगी मंकी को। तो गोली सर मंकी आपको को कैसे लगेगी। पता चला कि वो मंकी उसके पाथ में आ जाएगा प्रोजेक्टाइल के? हाँ जी सर। क्योंकि मंकी को गोली स्ट्रेट लाइन में आती दिख रही है। सर लेकिन फिर उसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब वो उसके साथ हो ही जाएगी। मैं कर देता हूँ, लड़ो मत। मैं सोच रहा था थोड़ी काम चोरी कर लो, तुम लोग करने नहीं दोगे। चलो बता देता हूँ, देखो ये लक्ष्य बोल रहा था शायद ना। ये सर एक तो मंकी की जान चलेगी, हाँ, और कोई इनको ना, अपना हम थोड़ी फिजिक्स देर की और पड़ी हुई लेंगे है। अनमोल। इनको मजाक सूझ रहा है सर। चलो और देखो, क्या? ये अपना मंकी है, ठीक। मान लेते हैं कि जो मंकी है वो गोली चलाने वाले स्पॉट से एल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और कैपिटल एच जमीन से ऊंचाई पर था, ठीक है। गोली हमने शूट की है वी वेलोसिटी से, ओके। तो मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा। अगर आप नाराज ना हो तो मैं ये लिख दूं, नाराज तो नहीं होगे? नहीं सर। अगर हो जाओगे तो भी मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे लिखना ही है, ठीक है। अब देखो, ये जो गोली है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पकड़ लेते हैं v cos थीटा। तो गोली को इस पॉइंट तक आने का टाइम मैं लिखूंगा, तो इस पॉइंट तक आना मतलब l हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना, तो टाइम होगा l बाई v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो सीधा फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। केवल x पे ध्यान देना है, y पे ध्यान नहीं देना। ये वो टाइम है जब गोली इस पॉइंट पे पहुंचती है, मतलब मंकी का हाथ अगर पेड़ से छूटा है तो वो इतने टाइम तक नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो ये है वो टाइम। अब देखते हैं इतने टाइम में बुलेट का जो वाई मोशन है उसको किस हाइट तक पहुंचाएगा। तो उसके लिए मैं सेकंड फॉर्मूला लगाता हूं, इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर। यहां पे टाइम की मैं ये वैल्यू बैठा रहा हूं, तो टाइम की ये वैल्यू रखोगे तो y इक्वल टू देखो v इंटू डिनोमिनेटर में cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा विल बिकम tan थीटा। चलो पूरा रख के दिखा देता हूं, L बाई v cos थीटा माइनस हाफ G
L by V cos थीटा का स्क्वायर। थैंक यू मैम। तो ये V से V कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कम्स आउट टू बी L sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा माइनस G L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2V स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसमें x कोऑर्डिनेट को L डाला गया है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में बुलेट जो होगी जमीन से इतनी ऊंचाई पर होगी, ये बुलेट की ऊंचाई है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब मैं देखने जा रहा हूं कि इतने टाइम में मंकी कितना नीचे गिर गया। तो ये जो मंकी है काफी गिरा हुआ है, आओ देखें कितना गिर गया। तो h इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मंकी की 0 है। क्वेश्चन में लिखा है मंकी स्लिप हुआ है, तो किसी ने उसको थ्रो नहीं किया है, ड्रॉप हुआ है बेसिकली। तो हाफ GT स्क्वायर, और टाइम की ये वैल्यू मैं यहां बैठाता हूं, तो हाफ G और T स्क्वायर L स्क्वायर बाई V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये मंकी की हाइट है, ये बुलेट वाली हाइट है, और ये मंकी, इतनी हाइट मंकी नीचे गिरा है, नीचे गिरा है। तो जब इतनी हाइट वो गिर गया, तो जमीन से मंकी की हाइट क्या हुई वो देखते हैं। तो जमीन से मंकी की हाइट है कैपिटल H माइनस दिस हाइट, ठीक है। तो मंकी का y कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी, इट इज कैपिटल H माइनस मंकी की गिरी हुई हाइट। कैपिटल H की वैल्यू मैं रखूंगा L tan थीटा माइनस मंकी की गिरी हुई हाइट इज दिस GL स्क्वायर बाई 2V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मंकी का y कोऑर्डिनेट है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप मंकी का y कोऑर्डिनेट और बुलेट के y कोऑर्डिनेट को देखें, और आप देखें कुछ दिख रहा है। दोनों सेम है सर। सेम है। इसका मतलब हुआ एग्जैक्टली उसी टाइम पर जहां मंकी मौजूद है वहीं बुलेट मौजूद है। एग्जैक्टली सेम टाइम पर बुलेट और मंकी एक ही पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब बुलेट मंकी के पेट में घुस चुकी है और मंकी दुनिया से जा चुका है। बाय मंकी। सर ये जो हमने रिजल्ट निकाला है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के लिए निकल रहा है। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बुलेट की वेलोसिटी कह रहे हो? हाँ जी सर। बेटे बुलेट की वेलोसिटी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो इस पॉइंट तक हवा में रहे। ऐसा ना हो कि बुलेट पहले ही लैंड हो जाए। ये तो ऑब्वियस बात है। हमें वो कैसे पता चलेगा कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? बेटे हम लोग होमोसेपियन हैं, आप भी होगे। यस सर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ होमोसेपियन? सर बायोलॉजिकल नेम है ह्यूमंस का। कुछ मीनिंग होता होगा, जैसे लक्ष्य का कुछ मीनिंग है, तुमको पता ही नहीं? बायोलॉजिकल नेम का भी कुछ मीनिंग होता होगा। होमोसेपियन का मतलब है, बायोलॉजी पे इतना ध्यान नहीं देता सर 10th में। चलो मैं बता देता हूं। होमोसेपियन का मतलब है मैन हु कैन थिंक। यस सर। तो हम लोग ऐसी स्पीशीज हैं जो सोच सकते हैं। मतलब हमें ये चीज हम सोच सकते हैं कि अगर बुलेट यहीं पे गिर गई तो वो मंकी को नहीं लगेगी ना। तो मतलब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि बुलेट मंकी को तभी लगेगी जब तक बुलेट मंकी के गिरने के वक्त तक हवा में रहनी चाहिए। मतलब जितना टाइम मंकी गिरने में लेगा उतने टाइम के पहले बुलेट लैंड नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिंपल बात ये कह रहा हूं कि जो बुलेट का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मंकी के टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा होना चाहिए। अगर बुलेट पहले गिर चुकी है और मंकी तब तक हवा में है तो बुलेट उसको नहीं लगने वाली। तो बुलेट ने जो टाइम कवर किया है वो मंकी के टाइम ऑफ फ्लाइट से बड़ा होना चाहिए। और जब आप इस इक्वेशन को रखोगे तो यू विल गेट कि जो वेलोसिटी है बुलेट की वो एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। राइट? ओके सर, समझ गया सर। सर तो ये था प्रॉब्लम 64। और कोई पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में कोई चीज? हाँ बेटे। सर अगर हम बुलेट को पूरा वर्टिकली फायर करें तो भी वो प्रोजेक्टाइल शो करेगी?
बेटे देखो, आप किसी भी एंगल पे फायर करो वो प्रोजेक्टाइल ही होगा। आप चाहे यूं फायर करो चाहे यूं फायर करो, और बिल्कुल वर्टिकल किया तो वो भी एक किस्म का प्रोजेक्टाइल ही है, लेकिन वो आपको स्ट्रेट लाइन जैसा फील होगा, है वो प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ओके सर। आगे बढ़े कि इसी क्वेश्चन को कल तक करते रहना है? तुम लोगों ने इतनी सारी मेहनत मेरे से करवा ली बेचारे मंकी को मारने के लिए। हाँ चलो, भगवान मंकी की आत्मा को शांति दे, मंकी ने हमें इतनी नॉलेज दी है। अब हम, अच्छा आपके मॉड्यूल में ये मंकी वाले केसेस मैंने मॉड्यूल में थ्योरी में दिए हुए, तो उसमें यही चीज मैंने डिस्क्राइब की है जो मैंने आज यहाँ पे करके दिखाया है। तो आप लोग अगर चाहो तो अब मॉड्यूल के मंकी वाले केसेस को एक बार रीड करके अपने आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने समझा दिया है कि हो क्या रहा है, तो आप रीड करके उसमें से भी समझ सकते हो। वैसे अब मंकी वाले क्वेश्चन आएंगे तो अब आप लोग से हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन समझने के बाद आपका दिमाग चलने लगेगा। अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो रीज्वाइन कर लेना। आज इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करके रहेंगे। हम प्रॉब्लम 66 पे जा रहे हैं। किसका डाउट है नाम बताइए। आंसर ओके, प्रॉब्लम 66 करके दिखा रहा हूं मैं। सी आएगा सर। कौन बोला? कौन बोला सी आएगा? नाम बताइए बेटे अपना। अरे डरने की क्या बात है बेटे, नाम बता दो। दो चार भूत पढ़ रहे हैं क्या क्लास में, जिनकी आवाज आती है पर उनका कोई नाम नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, क्वेश्चन में लिखा है रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है। गीतांश ने तो नहीं बोला है? गीतांश मीटिंग में है? गीतांश, आर यू इन द मीटिंग? नहीं हो? चलो, क्वेश्चन में लिखा है रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है। रेंज की वैल्यू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, मैक्सिमम हाइट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। डिनोमिनेटर में जी कैंसिल हुआ, दोनों साइड वी स्क्वायर कैंसिल हुआ। साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने इसीलिए रटवाया था, मैंने कहा था इसके बिना आपकी जिंदगी पार नहीं होगी। देख लो, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा एक पावर कैंसिल हुई, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4। सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटे। आंसर की में गलत दिया है, आप आंसर की को सही कर लो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, प्रॉब्लम 66 इज डन। अब हम प्रॉब्लम 70 पर चल रहे हैं। तो किस बच्चे को प्रॉब्लम 70 डाउट है, नाम बताइए। ओके, प्रॉब्लम 70। तो एक स्टंट मैन है, वो बिल्डिंग की छत पे दौड़ लगाएगा पहले, और दौड़ता हुआ लैंड होके दूसरे बिल्डिंग की छत पे जाके कूदना चाहता है वो। ठीक है, तो जो दूसरी बिल्डिंग है वो पहली बिल्डिंग से 4.9 मीटर के नीचे है और 6.2 मीटर आगे है। तो कितनी स्पीड से उसको दौड़ना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली दूसरी छत पे पहुंच जाए? तो बेटा 4.9 मीटर नीचे गिरने का सबसे पहले टाइम लेते हैं। टाइम हम बेसिकली वाई मोशन से ले रहे हैं, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। वाई डायरेक्शन का ये टाइम होगा। जी एच की वैल्यू 4.9 डालोगे, जी की वैल्यू 9.8 डालोगे, 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अब हम एक्स मोशन ले लेते हैं बेटे। तो 1 सेकेंड में उसे 6.2 मीटर की दूरी करनी है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो जो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो आंसर है 6.2 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत घटिया क्वेश्चन था ये। डी ऑप्शन इज करेक्ट बेटे। मुकुल क्लियर हो गया? ओके, आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, पता नहीं क्यों पूछ रहे हो। प्रॉब्लम 72 किसका डाउट है, नाम बताओ। सेवेंटी टू किसका डाउट है बेटे, जल्दी से नाम बताओ बेटे, जल्दी बताओ, बाकी बच्चों का टाइम मत वेस्ट करो प्लीज।
मैं मान लेता हूं कोई नहीं पूछ रहा है 72 प्रॉब्लम। अब मैं 74 प्रॉब्लम पे चलता हूं। किसको डाउट है? 74 कौन पूछना चाहता है? जल्दी से नाम बताइए अपना। 77 कौन पूछ रहा है? नाम बताओ। 77 कौन से एंगल पर रेंज सबसे ज्यादा होगी? तो रेंज वैसे तो 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है। रेंज वैसे तो 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अब हमें इन 4 एंगल्स में बताना है, इन 4 में कौन से एंगल पर सबसे ज्यादा होगी। तो बड़ा सिंपल है, जो 45 के सबसे करीब का एंगल है 40 डिग्री। तो डी ऑप्शन सही है। आंसर की मैं ठीक दिया है सर मुकुल? आंसर 75 का आंसर गलत दिया सर शायद। हाँ बेटा, 40 डिग्री इज द राइट आंसर बेटे। ऑप्शन बी इज द राइट। अगर गलत दिया है तो सही कर लो। नहीं सर, सर सही अच्छा ठीक है। 75 का बोला सर मैंने। 77 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अच्छा ओके, तो अब प्रॉब्लम 75 किसको डाउट है? नाम बताइए अपना। सर आंसर में डाउट था सर, पीछे गलत दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं बेटे प्रॉब्लम 75 को। प्रॉब्लम 75, प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और इस तरह से फेंका कि उसकी रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए ऑब्वियसली 45 डिग्री पे फेंका होगा, और क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज बताई है 400 मीटर। तो मैक्सिमम रेंज ये होती है v²/g। sin 2 थीटा 1 हो चुका है, ये 400 मीटर है। तो यहां से हम v² की वैल्यू लेते हैं 400g। देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v² sin², 45 डिग्री का एंगल बाई g। 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगी v² बाई कितना? sin² 45 1/2 होता है। sin 45 1/√2 होता है, स्क्वायर किया 1/2। तो बेटा आपको दिखेगा कि ये जो मैक्सिमम हाइट है सर, हाइट का फॉर्मूला चेक करना सर, गलत लिख दिया सर 2g आएगा नीचे। 2g, हाँ बेटे 2g। तो ये 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज का 1/4, तो यानी मैक्सिमम हाइट है 100 मीटर। आपको बताना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां पे मिनिमम वेलोसिटी है। मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा 200, रेंज का आधा, और वाई कोऑर्डिनेट होगा 100। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट बेटे। आंसर की में देखो सही दिया है कि गलत दिया? ए दिया हुआ सर। ए दिया हुआ। रॉन्ग दिया है बेटे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब प्रॉब्लम 68 किसको डाउट है? वो भी अपना नाम बता दो। 68, तो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चन समझने में। तनीषा और मुकुल, मैं बताने जा रहा हूं प्रॉब्लम 68। अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए आप लोग रीज्वाइन कर लें। तो एक प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल पे फायर किया ऐसे। ये हमारा प्रोजेक्टाइल गया है थीटा एंगल पर। आपको इसमें पूछा है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है। एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा इसको कहेंगे। ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट को मिलाया, ये एंगल फाई दिया है। तो हमने प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पे फेंका है और स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में फाई दिया है। हमें ये थीटा और फाई का रिलेशन बताना। तो बेटा ये दूरी आपको बताने की जरूरत नहीं है, r/2 होगी। तो मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ रहा हूं और इस ट्रायंगल में मैं tan फाई लगा रहा हूं। तो tan परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 2 ऊपर चला गया। अब यहां पे मैं मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रख रहा हूं, v² sin² थीटा बाई 2g होती है, और रेंज की वैल्यू v² sin 2 थीटा बाई g होती है। ये v²
ओके 68 क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमको ये फाई और थीटा का रिलेशन बताना है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए फाई कौन है। फाई एंगल ऑफ एलिवेशन है हाईएस्ट पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। सर हाँ बेटे। सर ये रेंज का फॉर्मूला v के sin 2 थीटा नहीं आना था? हाँ बेटे, ये sin 2 थीटा ही लिखा है, गलती से स्क्वायर जैसा लगता है। ठीक है, ये g से g कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, ये 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल। तो देखो न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा बचता है, डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा और डिनोमिनेटर में 2 है, तो tan phi इज हाफ tan थीटा। कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन सही है। समझ गई तनिषा? यस सर। बेटे क्वेश्चन नहीं समझ में आता ना, जैसे बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है उसका मतलब ही नहीं जानते, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन 9th-10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस में बताया जाता है क्या होता है। तो समस्या फिजिक्स की नहीं है, समस्या कई बार मैथ्स की होती है, बच्चे मैथ्स में अटक जाते हैं। कई बार अंग्रेजी की समस्या होती है, बच्चे इंग्लिश का मीनिंग ही नहीं समझ पाते कि क्या लिखा हुआ है। ओके, तो बच्चों अब इस एक्सरसाइज के केवल 3 क्वेश्चन रहते हैं, 40, 49, 46। इनको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। आई वांट यू टू 40, 49, 46 आप मुझे बताएंगे, सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? और अगले सेशन का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं डॉक्यूमेंट दे रहा है, डिस्कस करेंगे। चलाना फोन है, बात चलानी 2 मिनट रुक गया। कितने बजे तक ला दिए तो दी? 1.5 घंटे नहीं होंगे बस, बच्चों बस 2 मिनट दे रहा है। कितने बजे थी? 100 मिनट दी होती है। कौन है ये? 90 मिनट दी, 90 मिनट दी, कई बार 10 मिनट बाद हो जाती है। प्लीज म्यूट माइक। ओके, E7 के 40, 46 और 49 ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ये आप मुझे नेक्स्ट सेशन में बताना, डिस्कस करवाऊंगा मैं। E8 डिस्कस करेंगे। E8 थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो तो मुझे विश्वास है कि आप कर पाओगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे मोर देन वन चॉइस प्रॉब्लम्स, और ये मोशन इन मोर देन वन चॉइस की 2 एक्सरसाइज है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, 10-10 प्रॉब्लम है, तो मोर देन वन। तो अगले सेशन में हम ऑलमोस्ट इस मॉड्यूल का काम पूरा कर चुके होंगे, और फिर उससे नेक्स्ट सेशन में हम NLM शुरू कर देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन का होमवर्क आपके सामने, आप नोट कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चंस मुझे जरूर याद दिला देना नेक्स्ट सेशन में, मैं इनको डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। Stay safe, stay cool. बाय।